2026 रूस के लिए बुरा से और भी बुरा हो गया है। ये साल डोनबास के गिरने का माना जा रहा था। यूक्रेन को शांति वार्ता के लिए मजबूर किया जाता, पुतिन के हाथ में सारे पत्ते होते और थोड़ी किस्मत रही तो अमेरिका यह मानता रहता कि यूक्रेन का पतन अनिवार्य है। कीव पर और दबाव डाला जाता, पुतिन को वो सब मिल जाता जो वो चाहता था। 7 महीनों में कितना फर्क आ गया। यह साल पुतिन की योजना के मुताबिक नहीं गया। अगर आपको लगता है 2026 रूस के लिए बुरा था, तो अमेरिका ने इसे और भी खराब कर दिया। रूस जिस बात से डरता था कि अमेरिका करेगा, वही अब हुआ है। पुतिन के लिए स्थिति और खराब है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन संबंधों में नया दौर आ सकता है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम के अंतिम संस्कार के कुछ ही घंटे बाद अमेरिकी सेनेट ने ग्राहम नामक बिल पर ऐतिहासिक मतदान किया। कुछ महीने पहले ग्राहम द्वारा पेश और प्रचारित किए गए इस बिल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे किसी भी देश पर भारी टैरिफ लगा सके, अगर वह देश रूस से तेल या अन्य ऊर्जा उत्पाद खरीदता है। यह बिल 86 बनाम 12 वोटों से पास हो गया। इस वोट के साथ सीनेटर ग्राहम का बिल हकीकत बनने की ओर पहला और अहम कदम बढ़ा है। यह ग्राहम की विरासत है। वह सालों से सेनेट में यूक्रेन के प्रमुख रक्षक रहे हैं। उन्होंने बार बार ट्रंप से और अधिक करने का आग्रह किया, क्योंकि वो समझते थे कि रूस को अपने शैडो फ्लीट से तेल राजस्व में अरबों डॉलर कमाने देने से यूक्रेन को कितना नुकसान हो रहा है। अब उनकी 71 वर्ष की आयु में महाधमनी फटने से दुखद मृत्यु के 1 महीने से भी कम समय बाद ग्राहम का विधेयक कानून बनने के करीब है, जिससे रूस के लिए बुरा साल और भी विनाशकारी बन गया है। रुको, हम क्या कह रहे हैं? पुतिन की आत्मा नहीं है। इस बिल से क्या होगा और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें जाने से पहले एक पेच है। हमने बताया था कि सेनेट से पारित होना पहला कदम है। अभी और भी कदम बाकी है। यूरो मैदान प्रेस के अनुसार शुरुआती वोट प्रतीकात्मक था। सीनेट 7 अगस्त को वॉशिंगटन छोड़कर 1 महीने बाद लौटेगी। सीनेट में बिल पारित होने तक कई वोट बाकी है और इसे प्रतिनिधि सभा से भी गुजरना है, जो 31 अगस्त तक अवकाश पर है। प्रतिनिधि सभा पहले ही उस बिल के समान एक बिल पारित कर चुकी है, जो अभी अभी सीनेट में पहली चरण से पार हुआ है। ये खबर अच्छी और बुरी दोनों है। अच्छी बात है कि इससे प्रतिनिधि सभा में रूस को सजा देने की इच्छा दिखती है, लेकिन समस्या यह है कि देरी हो सकती है, क्योंकि दोनों बिलों को मिलाना है। टैरिफ्स अभी लागू नहीं हुए हैं, लेकिन अब उनका लागू होना लगभग तय लगता है। पॉलिटिको के अनुसार ग्राहम के बिल को 62 सह प्रायोजक मिल चुके हैं और ये व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही है कि ये आने वाले उच्च सदन के मतदान में पारित हो जाएगा। इसके बाद ये बिल प्रतिनिधि सभा में पेश किया जाएगा, जहां ऐसा लगता है कि इसका कोई न कोई रूप पास हो जाएगा। कुछ भ्रम यह भी है कि बिल ट्रंप को रूस पर कितनी दर के टैरिफ लगाने की अनुमति देगा, इसे लेकर असमंजस है। यूरो मैदान प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बिल के शुरुआती मतदान में पास होने पर ट्रंप 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं। ये दर्शाता है कि बिल अपने मूल रूप में पास हुआ, जैसा ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने लिखा। द गार्जियन और जानकारी देता है। यह वर्मोंट के डेमोक्रेट पीटर वेल्च को उद्धृत करता है। पहला, यह कार्यपालिका के विवेक पर रूस के तेल और गैस के शीर्ष 5 खरीदारों पर 100% तक का टैरिफ लगाता है। दूसरा, ये कार्यपालिका को उन 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की अनुमति देता है जो रूसी तेल प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहे हैं। तो इसका असर सिर्फ खरीदारों पर नहीं पड़ता, बल्कि जो सहायता करने वाले देश हैं उन पर भी पड़ता है। ये सब थोड़ा उलझाऊ है, लेकिन 28 जुलाई को यूनाइटेड 1924 मीडिया रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों 500% और 100% सही आंकड़े हैं। कैसे? ग्राहम के बिल से ट्रंप को अमेरिका में सभी रूसी आयातों पर आधारभूत 500% टैरिफ लगाने का अधिकार मिलता है। साथ ही वेल्च के अनुसार रूसी तेल के 5 सबसे बड़े खरीदारों पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। तो यह एक दोहरी धमकी वाला बिल है। रूस को अमेरिका भेजे उत्पादों पर ज्यादा कीमत चुकानी होगी। हालांकि यह प्रतीकात्मक है, क्योंकि 2025 में अमेरिका ने रूस से सिर्फ 3.8 अरब डॉलर का आयात किया था। फिर भी 500% टैरिफ पुतिन के लिए झटका है, क्योंकि वे अमेरिका से व्यापारिक संबंध सामान्य करना चाहते हैं। यह 100% टैरिफ उन देशों पर लागू होगा जो रूसी तेल खरीद रहे हैं, और इसी के साथ पुतिन को इतनी जोरदार चोट लगी है कि अब उन्हें भी समझ आ गया होगा कि अमेरिका रूस के साथ नहीं है। ये यूक्रेन के लिए सीनेट का ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे मजबूत समर्थन है। यह अमेरिका यूक्रेन के 19 महीनों की उथल पुथल के बाद संबंधों में आई गर्मजोशी पर आधारित है। तो हमारे पास बुनियादी बातें हैं। बिल भारी समर्थन से पास हुआ, ये एक बड़ा मील का पत्थर है। ये ट्रंप को टैरिफ लगाने की इजाजत देता है। अगर यह बिल आखिरी बाधाएं पार कर लेता है, तो व्यावहारिक रूप में ग्राहम का बिल
कैसे चलेगा? ये बिल सीधे रूस पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित नहीं है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पुतिन के आक्रमण के बाद अमेरिका ने यूरोपीय संघ, कनाडा, ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ 23,960 प्रतिबंध लागू किए हैं। प्रतिबंधों की कुल संख्या के मामले में अमेरिका सबसे ऊपर है, युद्ध शुरू होने के बाद से 6,441, और अगर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से पहले लगाए गए प्रतिबंधों को शामिल करें तो कुल 7,392 प्रतिबंध लगाए गए हैं। बल्कि यह नया बिल उन लोगों को सजा देने के बारे में है जिन्होंने रूसी तेल और गैस की अरबों डॉलर की खरीदारी करके पुतिन की युद्ध मशीन को चलाए रखने में मदद की है। असल में हम यहाँ जो देख रहे हैं वो द्वितीयक प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधों से अमेरिका रूस को अप्रत्यक्ष रूप से दंडित करता है क्योंकि वह रूस से व्यापार करने वाले देशों पर शुल्क लगाता है। इसका उद्देश्य रूस के तेल खरीदारों को कठिन विकल्प चुनने पर मजबूर करना है। क्या वे जानते हुए भी रूसी तेल खरीदते हैं जिससे अमेरिका से व्यापार मुश्किल हो सकता है, या वे अमेरिकी दबाव में आकर रूसी तेल खरीदना बंद कर देते हैं, जिसका मतलब है कि वे तेल पर ज्यादा खर्च करते हैं लेकिन अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाए रखते हैं। अंततः यह फैसला इन 5 प्रभावित देशों के लिए फायदे नुकसान के संतुलन पर निर्भर करेगा। क्या वे अमेरिका के साथ व्यापार से उससे ज्यादा कमाते हैं जितना रूसी तेल खरीद कर बचाते हैं? अगर जवाब हाँ है तो ग्रैहम का बिल बेहद असरदार होगा। अब पैसे की बात करते हैं। आखिरकार बिल इसी बारे में है। अमेरिका रूस में तेल के पैसे के प्रवाह को रोकने में बड़ी भूमिका निभाना चाहता है, जो कि पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा के रूप में काम करता है। रूस का मानना है कि वह 2026 में तेल से बहुत पैसा कमाएगा। क्रेमलिन ने तेल और गैस से 113.7 अरब डॉलर की आमदनी का अनुमान लगाया है। इसमें अधिकांश हिस्सा रूस के रक्षा खर्च में लगेगा, चाहे अनुमान सही हो या नहीं। अमेरिका चाहता है कि 100 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम रूस के छोटे ग्राहकों से मिलने वाले बस कुछ अरब डॉलर तक सीमित हो जाए। ग्राहकों, अमेरिका ऐसा करेगा 5 बड़े खरीदारों पर 100% तक के टैरिफ लगाकर। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार अगर हम सिर्फ कच्चे तेल की बात करें तो इस समय ये 5 सबसे बड़े खरीदार चीन, भारत, तुर्की, यूरोपीय संघ और म्यांमार हैं। अगर ग्राहम के विधेयक में ईंधन जैसे तेल उत्पाद भी शामिल हों, इसमें ब्राजील, सिंगापुर, सऊदी अरब भी हो सकते हैं। एक चुनौती सामने आती है। इन देशों में से कई अमेरिका, यूक्रेन या दोनों के सहयोगी हैं। तुर्की नाटो सदस्य है, सऊदी अरब के अमेरिका और यूक्रेन से रक्षा समझौते हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य अधिकतर यूक्रेन समर्थक और अमेरिका सहयोगी हैं। अगर अमेरिका इस बिल में किए गए वादे के अनुसार काम करता है तो अमेरिका अपने कुछ सहयोगियों को ही सजा देगा। हालांकि यह बताना जरूरी है कि यूरोपीय संघ रूसी तेल का आयात कम कर रहा है। इस बिल का असली निशाना 2 बड़े खरीदार है, चीन और भारत। जून में इन दोनों देशों ने रूस के कच्चे तेल बिक्री का 86% हिस्सा लिया। अगर ग्राहम का विधेयक पास हो जाता है तो अब दोनों को वही मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा जिसका हमने जिक्र किया था। अमेरिका दाव लगा रहा है कि फैसला लेना ज्यादा कठिन नहीं होगा। 2025 में अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं का 103.8 अरब डॉलर आयात किया। यह सूचना अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने दी। चीन की अमेरिका को निर्यात से होने वाली कमाई इससे भी ज्यादा थी, 2025 में 308.4 अरब डॉलर। आप देख सकते हैं कि रूस की तेल और गैस से होने वाली साल भर की अनुमानित आय चीन की अमेरिका को निर्यात से होने वाली कमाई से काफी कम है। ये भारत की कमाई से सिर्फ 10 अरब डॉलर अधिक है। यानी सस्ते तेल की बचत हो या अमेरिका से महंगा व्यापार, हर बार दोनों के लिए दूसरा विकल्प ही भारी पड़ता है। अमेरिका ने नए बिल के जरिए यही दाव लगाया है। अब यूक्रेन को इसकी सफलता की उम्मीद है। पुतिन हड़बड़ी में है। रूस को हाल ही में एक ऐसे कदम से रक्षात्मक स्थिति में आ गया है जिससे यूक्रेन के कई लोग भी चौंक गए होंगे। 2026 रूस के लिए जितना बुरा लग रहा था उससे भी बुरा साल होने वाला है और ये पहले से ही काफी बुरा था। लेकिन जो बात पुतिन को सच में परेशान करेगी वो ये है कि इस बिल में जो वो देख रहे हैं वो अमेरिका और यूक्रेन के रिश्ते में एक नया सवेरा है। ग्राहम का बिल पास होना यूं ही नहीं हुआ, ये सिर्फ ताजा संकेत है कि यूक्रेन और अमेरिका मिलकर रूस को गिराने के लिए लगातार एकजुट हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, ये है मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें। क्या आप हमारे साथ वापस आ गए हैं? अच्छा, आइए अमेरिका और यूक्रेन पर नजर डालते हैं। ग्राहम का बिल पास होने के लगभग उसी समय यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। बैठक के दौरान दोनों नेताओं की मुस्कुराती हुई तस्वीर हमें दिखाती है कि दोनों के बीच माहौल एक साल पहले जैसा नहीं बल्कि अब काफी अलग है। वो मुस्कानें पुतिन के दिल में खंजर की तरह चुभेंगी और बैठक के बाद ज़ेलेंस्की के बयान भी ऐसा ही असर करेंगे। राष्ट्रपति और मैंने पैट्रियट इंटरसेप्टर उत्पादन के लाइसेंस समेत कई मददगार विचारों पर चर्चा की। हमने कूटनीति पर चर्चा की और इसकी प्रक्रिया को फिर से सक्रिय करना जरूरी बताया। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर कहा, ट्रंप द्वारा यूक्रेन को पैट्रियट तकनीक लाइसेंस देने की मंजूरी के बाद
पेट्रियट इंटरसेप्टर्स का जिक्र हुआ। यूक्रेन को अपने शस्त्रागार के शायद सबसे अहम हथियार को खुद बनाने की सुविधा मिलती है। यूक्रेन के अंदर पेट्रियट का उत्पादन वाकई आगे बढ़ रहा है। कीव पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार जेलेंस्की ने अपनी यात्रा के दौरान लॉकहीड मार्टिन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। ये उन कंपनियों में से एक है जो पेट्रियट मिसाइलों के उत्पादन में शामिल है। जेलेंस्की ने बताया कि एक अन्य निर्माता रेथियोन ने पेट्रियट मिसाइलों के संयुक्त उत्पादन में रुचि दिखाई है, जिससे यूक्रेन अमेरिकी रक्षा उद्योग से और जुड़ जाएगा। जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा के बाद खबर है कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पहली बार यूक्रेन जाने को राजी हुए हैं। संभावित रूप से शांति वार्ता के अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए इनमें से कुछ भी पुतिन नहीं देखना चाहेंगे। अमेरिका यूक्रेन को एक दूसरे के खिलाफ होना था। वे लंबे समय तक विरोधी रहे क्योंकि पुतिन की बांटो और राज करो नीति काम करती हुई लग रही थी। ट्रंप के पद संभालते ही उनका जेलेंस्की से रिश्ता तनावपूर्ण हो गया। फरवरी 2025 में जेलेंस्की की अब कुख्यात और विनाशकारी व्हाइट हाउस यात्रा उनका ट्रंप के साथ रिश्ता लगभग पूरी तरह टूट गया। कुछ समय बाद अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी देना बंद किया। हालांकि उसने दोनों को ही अपेक्षाकृत जल्दी फिर से शुरू कर दिया। तब से इन दोनों नेताओं को लेकर हालात उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। ट्रंप ने कभी कभी जेलेंस्की को तानाशाह भी कहा है और उन्होंने यूक्रेन को रूस को महत्वपूर्ण क्षेत्र छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। ट्रंप ने पुतिन से रूबरू मुलाकातें की है और फोन पर भी बात की है। इसका असर यूक्रेन के खिलाफ हुआ। 2026 में हालात बदले। जून में ट्रंप ने जेलेंस्की को साहसी कहा। बाद में ट्रंप ने यूक्रेन की लंबी दूरी की रणनीति की सराहना की। अब बड़े बिल पास हो रहे हैं। पेट्रियट लाइसेंस पर सहमति बन गई है। पेट्रियट लाइसेंस मिल रहे हैं और कूटनीतिक संबंध पहले से ज्यादा मजबूत है। मुस्कानें सब कुछ बयां कर देती हैं। अमेरिका अब यूक्रेन के पक्ष में पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से खड़ा है, जितना कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कभी था। ऐसा लगता है कि अब ट्रंप प्रशासन वास्तव में मानता है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ अपनी जंग जीत सकता है। पुतिन ने जिस ताश के महल को बनाने में इतना समय लगाया था, वो अभी अभी भरभरा कर गिर गया है। अब रूस के नेता सिर्फ देख और उम्मीद कर सकते हैं। रूस की मुख्य आय बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकने वाला बिल सीनेट में पहली बाधा पार कर गया है। लगता है ये सभी अगले चरण पार कर लेगा। सच कहूं तो ट्रंप को टैरिफ थोपना बहुत पसंद है। ट्रंप के पास ऐसा करने का कानूनी आधार और इस प्रक्रिया में चीन भारत के खिलाफ अंक जुटाना पुतिन की चिंता बढ़ा देता है। इस बिल से ट्रंप को सब पर दबदबा मिलता है। अगर 2026 में ग्राहम का बिल कानून बनता है तो वह साल वही बन जाएगा जिसकी पुतिन ने रूस में नए साल के वक्त कभी उम्मीद नहीं की थी। अव्यवस्थित और बेकाबू हालात। रूस का वसंत और गर्मी का हमला हताहतों के लिहाज से विनाशकारी रहा। रूस ने साल के पहले 5 महीनों में हर महीने 30 से 34 हजार सैनिक खोए। जून में रिकॉर्ड बना। रूस का हमला विफल होते ही पुतिन की सेना ने 39,490 सैनिक गंवाए, जो मासिक भर्ती स्वयंसेवकों से कहीं ज्यादा है। नुकसान इतने बढ़ गए हैं कि पुतिन को मजबूरन लामबंदी करनी पड़ रही है। संभावित रूप से 5 लाख रिजर्व सैनिकों तक, जो लगभग निश्चित रूप से उसके युद्ध से थके हुए लोगों को उसके खिलाफ कर देगा। एक वजह है कि पुतिन उस कदम को उठाने से पहले आगामी राज्य ड्यूमा चुनावों के बाद तक इंतजार करना चाहते हैं। अपने आक्रमण की शुरुआत के बाद सैन्य लामबंदी अपने ही देश के खिलाफ सबसे अलोकप्रिय कदम होगा। उन सभी हताहतों की भी कोई खास गिनती नहीं रही है। रूस की प्रगति की गति बेहद धीमी है, इस हद तक कि यह युद्ध के किसी भी अन्य समय से काफी पीछे है। 3 जुलाई को अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि रूस को डोनेट्स्क क्षेत्र पर कब्जा करने में 14 साल और लगेंगे। अगर उसकी सेनाएं जून जैसी धीमी प्रगति जारी रखती है, जो सिर्फ 1.03 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन थी, साल दर साल इन आंकड़ों को देखने पर स्थिति और भी खराब नजर आती है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार दिसंबर 2025 से मई 2026 के बीच रूस ने केवल 40.64 वर्ग किलोमीटर का शुद्ध क्षेत्रीय लाभ हासिल किया। ये पिछले साल इसी अवधि में रूस द्वारा कब्जा किए गए 515.84 वर्ग किलोमीटर का सिर्फ 7.87% है। इन आंकड़ों में यूक्रेन की भूमिका बहुत बड़ी रही है। फरवरी से शुरू होकर उसने अपने जवाबी हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप 600 से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुक्त कराया गया। रूस के सैनिक रिकॉर्ड संख्या में मारे जा रहे हैं, लेकिन उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। जैसा कि हमने कहा, यह साल बहुत खराब रहा और जैसे जैसे आप करीब से देखते हैं, हालात और भी बदतर नजर आते हैं। क्रीमिया को कब्जे वाले इलाकों में मिड रेंज स्ट्राइक और काले सागर और अजोव सागर में शेडो फ्लीट जहाजों पर हमलों के जरिए एक चतुर अभियान के तहत अलग थलग किया जा रहा है। उस प्रायद्वीप पर पुतिन की पकड़ एक ऐसा प्रतीक है जिसका इस्तेमाल वह रूस को यूक्रेन पर हावी दिखाने के लिए करते हैं। क्रीमिया अब पहले से ज्यादा आजाद होने के करीब है। पकड़ ढीली पड़ रही है। यूक्रेन को अभी जवाबी आक्रमण भी शुरू नहीं करना पड़ा। उस प्रायद्वीप को भी यूक्रेन के हमलों के कारण ईंधन संकट का सामना करना पड़ रहा है।
ये समस्या अब लगभग पूरे रूस में फैल गई है। पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, जो खुले हैं वहां मीलों लंबी कतारें हैं। यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरियों पर दूर से हमले में शानदार काम किया है, इस हद तक कि रूसी ईंधन उत्पादन 40% घट चुका है। क्रेमलिन को घरेलू आपूर्ति बचाने के लिए निर्यात प्रतिबंध लगाने पड़े। और अगर लंबी दूरी के हमलों की बात करें तो यूक्रेन पहले से कहीं ज्यादा अपने लक्ष्यों में विविधता ला रहा है। यूक्रेन अब रूस के सैन्य ठिकानों, तेल रिफाइनरियों और वाइल्ड बेरीज के गोदामों को भी निशाना बना रहा है, जो रूस का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म सैन्य उपकरण, ड्रोन और दोहरे उपयोग वाले घटक रखने के लिए जाना जाता है, जिन्हें रूसी सैनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन हमलों से पुतिन बेनकाब हो गए हैं और रूस की जनता भी जानती है कि वह यूक्रेन के बार बार निशाना बने ठिकानों की रक्षा नहीं कर सकते। और अब इन सब के ऊपर ग्रैहम का बिल है, जो रूस के लिए यूक्रेन द्वारा बनाए गए ताबूत में आखिरी कील है। जैसे जैसे ये पहले से कहीं ज्यादा साफ होता जा रहा है कि पुतिन की यूक्रेन के लिए समर्थन को कमजोर करने की सभी कोशिशें, चाहे वह अमेरिका से हो या पूरे पश्चिम से, नाकाम हो गई हैं। पुतिन अब बुरी तरह बौखला गए हैं। अब वह सिर्फ यही कर सकते हैं कि ऐसे दयनीय दावे करें कि यूक्रेन गिर जाएगा। 26 जुलाई को पुतिन ने गुस्से में कहा, मुझे यकीन है कि यूक्रेन जल्द या देर से पश्चिमी इलाके खो देगा, और जो इलाके कभी पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के थे, परसों नहीं 1-2 साल या 10-15 साल में, लेकिन सब कुछ ऐतिहासिक रूप से अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। ये एक ऐसे आदमी की बड़बड़ाहट है जो सच नहीं मानता। रूस अब और मजबूत नहीं होने वाला है। पुतिन के अपने युद्ध ने रूस को आज 5 साल पहले की तुलना में ज्यादा कमजोर कर दिया है। पुतिन की बढ़त खत्म हो गई है, अमेरिका पर उसका प्रभाव चला गया है और यूक्रेन अब पश्चिमी रक्षा तंत्र में और शामिल हो रहा है। और अगर ग्राहम का बिल सीनेट की अगली वोटिंग और हाउस से पास हो जाता है तो और भी ज्यादा आर्थिक मार पड़ने वाली है। पुतिन पर दबाव बढ़ रहा है और उसका एकमात्र जवाब है कि वो सर्वशक्तिमान और सबको जीतने वाली रूस के बारे में झूठ पर झूठ बोलता रहे। तुम्हारा झूठा इतिहास अब तुम्हें नहीं बचाएगा पुतिन। अमेरिका के जिन कदमों से तुम्हें डर था वे सब अब हो रहे हैं और यूक्रेन ने अभी तुम्हारे आक्रमण को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। जैसे अमेरिका का दबाव पुतिन पर चींटी को कुचलती निहाई की तरह भारी पड़ रहा है, वैसे ही अंदरूनी दबाव भी बढ़ता जा रहा है। हमने वाइल्ड बेरीज का जिक्र किया था। यूक्रेन उस कंपनी के ठिकानों पर हमला क्यों कर रहा है, इसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है। ऐसा करने से रूसियों को तकलीफ होती है जो पुतिन तक पहुंचती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा मतलब क्या है तो हमारे पास आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो है जिसे आप यहाँ खत्म करने के बाद देख सकते हैं। जाने से पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि मिलिट्री शो की अगली पेशकश मिस न हो। देखने के लिए धन्यवाद।